अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के जो मामलात और मसाइल होते हैं अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, और अवामी मसाइल साल साल वही हैं। बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, सड़कों की सूरत हाल। शहर कराची में एक ये भी बड़ा मसला है। सुबह के वक्त जब हम दफ्तर पहुंचते हैं तो अभी कुछ देर पहले भी यही मौजू ज़ेर बहस था। जगह जगह सड़कें टूटी हुई नज़र आती हैं, और क्योंकि अभी हालिया दिनों में बारिशें हुई हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, उसके बाद जो सूरत हाल कराची में होती है नाकाबिले बयान है। जो कराची में रहते हैं वो यकीनन सुबह से शाम तक ये तमाम चीज़ें देखते हैं। दीगर जो इलाकों में रहने वाले लोग हैं पाकिस्तान के, शायद उनको इसका अंदाज़ा ना हो। तो इंतहाई अबतर सूरत हाल है बारिश के बाद, और फिर जगह जगह ट्रैफिक जैम, और ये सूरत हाल है इसने बहुत ज़्यादा मामलात को पेचीदा बना दिया है। और पानी का मसला हो, ये दीगर मसाइल हों, साल साल जैसे मैंने कहा चले आ रहे हैं। जो पैगामात हमें मिलते हैं, बड़ी तादाद पैगामात की उसी पर मुश्तमिल होती है कि फ़लाना इलाके में ये मसला है, इसके हवाले से बात कीजिए, फ़लाना है इसके ऊपर बात कीजिए। तो कोशिश करते हैं मसाइल के ऊपर बात करें। समाजी नौइयत के मसाइल हों, बहुत तेज़ी से उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और सोचने पे मजबूर हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में मान लीजिए कि नाकाम है, तो दूसरी तरफ जो हमारी अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी है, हम वो भी पूरी करने से कासिर हैं। ये भी अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपना किरदार कैसे अदा करना है। गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर जो है वो नज़र से मेरे गुज़री। इस्लामाबाद में एक जगह जहाँ पे पानी के हवाले से ख़बर चली थी, और वहाँ पर गंदगी और ये सारे मामलात थे, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उसको बेहतर बनाया जाएगा, सफाई का ख़ुद ख्याल रखेंगे। बहुत बेहतरीन ख़बर मेरे ख्याल में ये है। अब इसी तरह हर तरफ लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी को समझना होगा, और ये ख़ुद ज़िम्मेदारी लेनी होगी अपने इलाके को, अपनी गली को, और जो आपके अतराफ़ में जगहें हैं। हमारा तो एक बड़ा जहनीत ऐसी है कि अपने घर के बाहर का भी जो हिस्सा है वो भी हम उसको ओन नहीं करते। तो अब इसको ओन करना होगा, और वक्त आ चुका है ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। अपनी ज़िम्मेदारी को खुदारा समझिए, और जब तक नहीं समझेंगे तो ये मसाइल इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। बिलखुसूस शहर कराची की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मसला है वो यही है। जैसे अभी सड़कों का ना होना, ये सारे मामलात हैं जो इसके ऊपर बात हो रही है। दूसरी तरफ ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से भी बहुत सारे नुकसानात हमें हो रहे हैं। अब घंटों ट्रैफिक जैम हमें जगह जगह नज़र आता है। तो बहरहाल इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, आगे मौका मिलेगा। तालीम के हवाले से बात की पिछले प्रोग्राम्स में, और जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, तलबा को क्या वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं, अब ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसके ऊपर कोशिश करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। आज बड़े ख़ास मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, उनकी तरफ आता हूँ, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान जो हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर फराज वाजिदी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि एक स्कॉलर भी हैं, रिसर्च एनालिस्ट भी हैं, और इसके अलावा भी माशाल्लाह आपकी बहुत सारी मसरूफियात हैं, और बड़े गौर से चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से जो मामलात हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आपने काम किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी प्लानिंग का हिस्सा रहे हैं, और क्या कुछ बेहतरी लाई जा सकती है तालीम के अंदर, तालीमी निज़ाम में, ख़ास तौर पे जो हमारे तालीमी इदारे हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें क्या क्या कमियाँ कोताहियाँ हैं जो कुछ हो रही हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर आपकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएं। हमारे हर दिल अज़ीज़ जनाब अनवर खुर्शीद साहब तजियाकार की हैसियत से हमारे पास होते हैं। मुल्क की सियासत हो, मौशी सूरत हाल हो, खेल हो, कोई भी शोबा हो, उस पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं सुबह के वक्त। हमारे पास आज एक दफ़ा फिर हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर भाई को खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। अब मसाइल की तरफ आऊँ तो दूर तक बात जो है वो चली जाती है। मैं भी गुज़िश्ता दिनों मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करने का। शहर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ तो आपकी एफिलिएशन है, आप काम भी करते हैं, बहुत सारे आप BOD भी हैं, बहुत सारी जगह पर मेंबर भी हैं, उनकी काउंसिल के भी मेंबर हैं। लेकिन जो पसमानदा इलाकों में सूरत हाल है वो कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। इदारे तालीमी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने आके जो मुझे मामला बताए, मैं सोचने पे मजबूर हूँ क्या कुछ हो रहा है।
क्या आपको कोई बेहतरी नज़र आ रही है? एचएससी के किरदार के हवाले से तो बहुत सवालात उठते हैं। हमारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें दी जाती है तालीमी इदारों में, आपकी जिसके साथ वाबस्तगी है, मामलात आपके ख्याल में इत्मीनान बख्श हैं? क्या कुछ हो रहा है? देखिए ऐसे बात आपके बड़ा वैलिड पॉइंट है, और यही क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जो आपने बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा। देखिए रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो हमारी एचईसी है, और जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं वो आज से नहीं, वो कोई पिछले 50 साल से बने हुए हैं। उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन या नई चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड करते हैं, या जैसे आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में चीज़ें आई तो बहुत सी चीज़ें हमने डिजिटलाइज कर दी हैं। इसमें मैं ये नहीं समझता कि एचईसी का कोई रोल अच्छा नहीं है या वो ऐसा, वो पूरी कोशिश कर रही है, बच्चों को ग्रांट भी दे रही है, स्कॉलरशिप भी दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटल इश्यूज़ का है। हमारे जो असातिज़ा हैं ये अपनी जिम्मेदारी उन नहीं कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, प्राइवेट में तो देखें सेट सिस्टम है, आप 9 बजे नहीं पहुंचोगे वो 3 दिन बाद आपको कहेगा गुड बाय। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इससे कंसर्न नहीं है बच्चा क्या पढ़ रहा है। उन्हें यह है कि मेरा अपना टाइम पूरा हो, मैं चला जाऊं। ये लेट आने की, जल्दी भागने की ये प्रैक्टिसेस हैं। जब आप खुद वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो बच्चे को आप सही डायरेक्शन कैसे देंगे? अच्छा, जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, ठीक है, आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रही जो उसे देना चाहिए, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं। लेकिन मैं कहता हूँ फैसिलिटीज़ से बेहतर है आप अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करें। आज प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे पास अगर आप देखें तो रिसर्च और पीएचडीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी जो एनालिसिस है उसमें आजकल हमारे कंटेंट राइटर्स का रोल ज़्यादा है कि आधा काम लोग दूसरों से करा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गूगल ने बड़ा काम कर दिया, एआई ने बड़ा काम कर दिया। तो ये एक अलमिया है, लोगों की जेन्युइननेस ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब जब आप खुद ही 2 नंबरी करेंगे तो स्टूडेंट को आप क्या उसका रिफ्लेक्शन देंगे? वो तो हमेशा ख़राब ही जाएगा ना। तो मेरा इसमें यह है कि असातिज़ा को पहले ट्रेन करना चाहिए। एक ट्रेन द ट्रेनर चीज़ होती है, उसमें उन्हें जिस तरीके से हम ओत लेते हैं, एक असातिज़ा से भी ओत लेना चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे। ऐसा कभी कोई ओत का सिस्टम असातिज़ा में नहीं हुआ। ये हमने सिर्फ सुना है कि पुलिस में ओत लेते हैं, मेडिकल में ओत लेते हैं, तो भाई असातिज़ा से भी लो। अच्छा, असातिज़ा इन तमाम चीज़ों की, जो आपने कहा कि कुछ पसमानदे इलाके हैं, देखिए उसका तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और वहाँ चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से चला भी नहीं पा रहे। ठीक है। अच्छा, असातिज़ा का जो मसला, उनका कोई इवेल्युएशन मैकेनिज्म नहीं है। असातिज़ा ने सही बोला, गलत बोला, वो चल गया। असातिज़ा ने क्लास में तफरीह की, 4 मजाक किए, अगरम बगरम सब करके वो चला गया, टाइम पूरा हो गया। लेकिन उसका कोई एक इवेल्युएशन सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए कोई एक उसको निसाब देना चाहिए कि आपको ये पढ़ाना है। अच्छा, जो उस इदारे के सरबराहों की जिम्मेदारी है, उस डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है कि आप उसको इवेल्युएट करें। जाके लोग जाते नहीं हैं, जाएँ जो असातिज़ा पढ़ा रहा है उसकी क्लास में कभी जाके बैठ जाएँ, जाके उसके बच्चों से उसका वीकली या मंथली फीडबैक लें, तो आपको पता लगेगा कि आपका जो एम्प्लॉई है वो क्या कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसमें कोई जिद्दत होनी चाहिए। अब जैसे रिसर्चर रिसर्च करते हैं, लेकिन उनकी रिसर्च का क्या फ़ायदा? उसको यूटिलाइज तो कहीं नहीं कर पा रहा है। भाई आप उस इंडिजिनस मटेरियल को उनके करिकुलम में इंक्लूड करें। बिल्कुल ठीक है। बच्चों को नए नए केसेस पढ़ाएं, बच्चों को न्यू टेक्निक्स ऑफ लर्निंग पे लेके आएँ। आजकल हमारे पास मॉक्स हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं। अपने बच्चों को आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करवाएं। कम से कम अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो 10 बच्चे तो 6 महीने में वो बाहर भेज सकती है ना। आप एक सेमेस्टर उनको बाहर पढ़वाएं, जो स्प्लिट प्रोग्राम दुनिया में होते हैं। जब तक ये चीज़ें हम मैंडेटरी नहीं करेंगे, हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। देखिए, तालीमी निज़ाम कौम से बनता है। हमारी पूरी कौम, मेरा हमेशा रहा है आपके प्रोग्राम में, हम सिर्फ हर ब्लेम गवर्नमेंट पे देते हैं। भाई गवर्नमेंट जैसी भी है, हमें उससे कंसर्न नहीं, हम खा पी रहे हैं, खुश हैं। ये मेरी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम की, 23 करोड़ आवाम की अपनी मेंटल साइकी है कि यार 3 वक्त का खाना मैं खा रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत है। मैं अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, अच्छा फ़ोन मेरे पास है, अच्छे कपड़े हैं, मेरे बच्चे 4 दफ़ा फार्म हाउस भी जा रहे हैं, पिकनिक भी कर रहे हैं और साल में 2 अब्रॉड ट्रिप भी कर रहे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी आ रहा है, हमारे जो निसाब है वो आजकल इंटरनेशनल लेवल से बहुत पीछे है।
अभी आप देखें जो बच्चे हमारे यहाँ ओ लेवल्स ए लेवल्स कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ रहे हैं, उस बच्चे को बैठा लें और एक मैट्रिक इंटर बच्चे को बैठा लें, उसको यही नहीं पता होगा कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। ऐसा ही। तो हमें अपने निसाब को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके अपग्रेड करना चाहिए, अपने बच्चों को एक्सपोजर देना चाहिए। अलबत्ता अपने टीचर्स को, हमारे टीचर्स को नहीं पता कि पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, क्योंकि वो कभी गए नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो इदारे को चाहिए कम से कम साल में 1-2 दफ़ा अपने टीचर्स को दूसरी यूनिवर्सिटियों से कोई MOU साइन करें, कोई कोलैबोरेशन करें, कोई लिंकेजेस पैदा करें। इतने कॉर्पोरेट वाले हैं, इतना करते हैं, वो CSR से आप उनसे बहुत अच्छे से अपना कॉर्पोरेट लिंकेज कर सकते हैं, वही भेज देंगे। लेकिन करे कौन? असातिज़ा की प्रैक्टिस ये, सुबह बच्चों को छोड़ा, खुद दफ्तर गए, वापसी में बच्चों को लेते हुए आ गए, बिल्कुल ऐसा, अपने जाती बच्चों को। तो जब आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप अपने इदारे के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कौन? देखिए मेरा आपका घर है, अगर गंदा पड़ा हुआ है, मैं आप सफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई भी नहीं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज अपनी मेड्स पे छोड़ देंगे, उसने तो ऐसे ही देखना और भागना है। लेकिन ये जो नेग्लिजेंसी है, इससे हमारी पूरी आने वाली जनरेशन की बर्बादी है। बिल्कुल ठीक है। आज मैं बहुत से ऐसे लोग देखता हूं जो डिग्री होल्डर जरूर हैं, लेकिन शऊर नाम की कोई चीज़ कहीं नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। कोई रैशनल अप्रोच उनके अंदर नहीं है, कोई उनकी स्कूल ऑफ थॉट से लगता नहीं है पढ़े लिखे लोग हैं। ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें गाड़ियों में कितने लोग पढ़े लिखे जा रहे होते हैं, सारे डिग्री होल्डर हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, लेकिन जरा सी आपने लेन चेंज की, उनका आप बिहेवियर देख लें, वो कहीं से आपको लगते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसी ये चीज़ रूटीन में अभी अनवर साहब बता रहे थे, आप भी बता रहे थे, हम भी फेस करते हैं, आप भी फेस करते हैं। वो क्या है, हमारे यहाँ तालीम तो है, तरबियत नहीं है, और तालीम तरबियत के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है ना। 23 करोड़ आवाम में अगर आप अपना लिटरेसी रेट निकाल लें तो आपको खुद हंसी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, उस लिटरेसी रेट की अगर आप जेन्युइननेस चेक करें तो उससे ज्यादा हंसी आ जाएगी। क्या है पहले उसकी ये तो समझ लेना हम। बस तो वो चीज़ हमारे यहाँ तो बस ऐसा निज़ाम है कि हम उस पर कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि बोल बोल के हम आप थक गए। और उसका हल कोई नहीं। कंसर्न ये है कि अब मैं ये देख रहा था, मैंने एक प्रोग्राम देखा है गैर मुल्की चैनल के ऊपर, तो वहाँ मैंने एक बच्चे को देखा, वो बताने लगा कि हमारे यहाँ कोर्स आउटलाइन के अंदर AI को शामिल कर लिया गया है और वो अब हर क्लास के अंदर वो ज़रूरी हो चुका है। कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर लिया और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हैरान कुन हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर था कि हमारे यहाँ तो बड़ी बेसिक एजुकेशन में भी तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। और भाई हमें बताते हैं कि हमने पिछले 40, 50, 60 सालों के अंदर तरक्की ये की है कि वो दीवार के ऊपर स्याह रंग के जो बोर्ड बने होते थे उसकी जगह वाइट बोर्ड चिपका दिया है। बस इतनी तरक्की अब तक हुई है। तो ये AI वगैरह और फिर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो मैं तो अभी समझता हूँ कि हम बहुत पीछे रह गए। देखें AI वगैरह दुनिया में तो अभी आया है, ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है, लेकिन दुनिया में लर्निंग टेक्नोलॉजी पहले से चल रही है। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ ये चीज़ अभी है, लेकिन हम तो हर चीज़ का नेगेटिव यूज़ करते हैं ना। अब बच्चे हैं, आप उसको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट दें, रिसर्च प्रोजेक्ट दें या उसको असाइनमेंट दें, तो उस चीज़ को AI को उसके करिकुलम में मेरे हिसाब से तो यूज़ करना एक मीनिंगलेस चीज़ है। क्योंकि बच्चों को आपने जब उसमें कर दिया तो वहाँ से वो डेटा कॉपी करके निकाल के आपको देगा, आप उसको रोक नहीं सकते, कहेगा आपने तो खुद ही डाला हुआ। तो ये चीज़ें तो अभी आपको देखें, जब आप तालीम दे रहे हैं ना तो उसको फंडामेंटल अप्रोच, फंडामेंटल थ्योरी लाजमी सिखाएं। हमारे यहाँ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आजकल एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज़ में एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों का चल रहा है, क्योंकि देखें हर इदारे में जो एजुकेशनिस्ट हैं वो लाजमी नहीं है एक अच्छा एजुकेशनिस्ट हो। लोगों ने आज PhD को खेल बना लिया। जिसके पास कोई काम नहीं हो PhD कर रहा है, जिसके पास कोई काम नहीं हो शाम में विजिटिंग में पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है उसको खुद नहीं पता। ऐसा ही आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। अब उसको क्या, उसके लिए भी आसानी AI है, बच्चे को खुद ही क्वेश्चन दिया, बच्चा खुद ही करके ले आया। बिल्कुल ठीक है। अब उसको आप चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि चेक करेगा तो वो खुद फंसेगा, उसकी अपनी कमजोरी है, लाइन ऑफ एक्शन उसने खुद दिया है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करें। मैं इसके आगे फंडामेंटल स्टडीज अपनी रखें। आज लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है हम मानते हैं आप पढ़ाओ, लेकिन वो सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकल अप्रोच पे लाते जा रहे हैं, वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हुआ, बच्चे की जो अपनी फंडामेंटल नॉलेज, जैसे मार्केटिंग पढ़ रहा है तो मार्केटिंग में सिर्फ उसको ये पता है कि मुझे ये बेचना कैसे है, उसको ये नहीं पता कि इसका बैकग्राउंड क्या है। एग्जैक्टली। बहुत सारी जगह पर हम ये देख रहे हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए पहले बुक का इस्तेमाल होता था, बुक कीपिंग किस तरह की जाती थी वो तो आपने सीखना ज़रूरी है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है और बड़ा यूज़र फ्रेंडली होता है। अब किसी भी एज में कोई भी शख्स उसको आसानी से सीख सकता है। बट बेसिक्स जो है ना, जिसकी अभी बात हो रही थी कि फंडामेंटल उसके जो है ना आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये होना ज़रूरी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें। बट ये एक डिबेट है, अभी इसके ऊपर आगे बात करते हैं।
अनवर भाई, पहले थोड़ी सी एजुकेशन के ऊपर, आप खुद भी एजुकेशनिस्ट हैं, आप तो बल्कि बेसिक एजुकेशन पे काम करते हैं जो कि ज़्यादा मुश्किल काम है, और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी अभी मैंने मिसाल दी है, तो किस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन है क्या, मुतमईन हैं इससे? क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा था, जो फिगर्स दिए जा रहे थे इंटीरियर के अंदर सिंध में स्कूल्स के, और जो वहाँ की प्रोग्रेस में देख रहा था, प्रोग्रेस तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, लेकिन आप उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं। ज़रा बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस आपने एजुकेशन की बात कर रही हो, डॉक्टर साहब तो जो बात कर रहे थे ना, ज़रा थोड़े ऊपर लेवल की बात कर रहे थे, और मॉडर्नाइज और जो टेक्नोलॉजी और उसकी बात कर रहे हैं। मैं बात करूँगा बेसिक, जैसे आपने फरमाया कि कच्ची पक्की से क्या करते हैं हम। तो सबसे पहले एक तो हमारे जो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, या उनको कह रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं, जिसको आप ऑनर्स कह लें, या जी। फिर उसके बाद स्कूल के अंदर जो हेड होते हैं, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर जो लोग वो होते हैं, फिर टीचर्स और फिर पेरेंट्स, ये सारे जितने लोग हैं ये शामिल हों और इनके एक ग्रेड पे हों तो फिर बात है। बिल्कुल ठीक है। मैं देख रहा था 20 अगस्त की बात है, 20 अगस्त को डिबेट ये चल रही थी कि छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने छुट्टी दी थी, तो उसकी छुट्टी होनी चाहिए। अब ऐसी छुट्टियां, फिर जो अगले दिन के बारिश का झोंका आने वाला है तो छुट्टी होगी। अब गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि क्या छुट्टियां देने से एजुकेशन का नुकसान नहीं होता। एक कोई भी बात है, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप बीच में मुझे टोक दें और फिर मैं तो भूल भी जाऊंगा बात क्या हो रही थी। तो आप एक रूटीन में जब एक एजुकेशन हो रही है, आप ऑलरेडी आपने 2 महीने की छुट्टी को 2.5 महीने कर दिया, यानी कि 60 दिन मुसलसल आपने छुट्टी दी और उसको आपने 75 दिन कर दिया, और फिर भी आप ऊपर छुट्टी पे छुट्टी दे रहे हैं। अभी कल परसों फिर एक छुट्टी आ रही है, जिस छुट्टी का एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब होता ये है कि छुट्टियां इसलिए दी जाती हैं, एक छुट्टी हम देते हैं 5 फरवरी की, उसका इम्पैक्ट जो इंटरनेशनली है, 5 फरवरी को जो छुट्टी दी जाती है उसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि 5 फरवरी की भी छुट्टी एजुकेशन में नहीं देनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान बंद होगा, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुले होंगे। क्यों? कि वहाँ पे जब वो बच्चा अपने अदारे में जाएगा, इंस्टीट्यूशन में जाएगा, वहाँ जाके सारे मिल के, भाई आज हम बाकी लोग किस चीज़ पे छुट्टी पे, हम उसके बारे में आपस में डिस्कस करेंगे कि 5 फरवरी को असल में कश्मीर में इंडिया ने ये किया था और ये हुआ था, ये जुल्म है, कश्मीरियों पे जुल्म है। इंटरनेशनल फोरम आप हमें सुने तो बच्चे तो बैठ के बात करें ना। आप जैसे सेमिनार शाम को करते हैं, उधर हो रही है, चीफ मिनिस्टर साहब उस मीटिंग में जा रहे हैं 5 फरवरी के, वज़ीर आज़म साहब हैं, 14 अगस्त को आप झंडा लगा रहे हैं 8 बजे। ये स्कूल खुले होने चाहिए, यानी कि तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले होने चाहिए, और वहाँ पे इस छुट्टी को उस तरह उसमें आप 1 घंटा उसमें रख लें कि आपने किस वजह से बाकी दुनिया को छुट्टी, और बाकी जो आपके 5 घंटे उसमें आप पढ़ाई करें। और अगली बात ये है कि ये करिकुलम जो है, करिकुलम पे और मसाइल, एक मसला नहीं है, बड़े मसाइल हैं। एक तो करिकुलम ऐसे होने चाहिए कि हम इंटरनेशनली उसको मीट कर सकें। अगर हम इंटरनेशनली अभी नहीं जा सकते तो नेशनल लेवल पे तो कोई करिकुलम होना चाहिए ना। कि अब एक स्कूल में अभी हम यहाँ से चले जाते हैं, एक स्कूल वाला कहता है मेरे पास 6वीं में ऑक्सफोर्ड की किताब है, दूसरा कहता है मेरे पास वो दूसरी किताब है, तीसरा कहता है मैं पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ, अगला कहता है मैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब पढ़ा रहा हूँ। आप किसी एक करिकुलम पे भी नहीं आते। फिर आगे चलते हैं जी, आप इंग्लिश मीडियम है तो उर्दू मीडियम है, एक ये मसला आ रहा है। भाई इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम का सिलसिला क्या है, ये क्यों है, मेरी समझ में नहीं आता। आपने एक जो एजुकेशन देनी है तो सबको इकट्ठी देनी है ना। आप चाहते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो कल को 18वें ग्रेड का डीसी लगे, और जो उर्दू मीडियम में पढ़े तो वो कल को 5वें स्केल का एलडीसी लगे। इसका मतलब तो यही है ना, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम रखने का, इसकी भी कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए जो हमारे जो अब इसमें मैं बिल्कुल उनको आउट कर रहा हूँ, जो आपके मिनिस्टर एजुकेशन
फेडरल लेवल पे या इस लेवल पे, और जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स उनको आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के पढ़े लिखे लोग जिन्होंने 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल तक 35-35 साल स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया है, उनका बोर्ड होना चाहिए, उनका बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, आखिरी रिकमेंडेशन जो होती है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सदर पाकिस्तान, वो अपनी जगह पे वैसे ही होगा, मगर इन लोगों को करिकुलम इन लोगों ने बनाना है, बच्चों को इन्होंने देखना है, इन लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम अभी फर्स्ट एंड में 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में हम एक पाकिस्तान के अंदर एक लेवल पे पहुंच जाएं, और उसके बाद फिर हम अगले 5 साल में हम ये यूरोप के साथ पहुंच जाएं या अमेरिका के साथ पहुंच जाएं, अगले 5 साल में हम पूरी दुनिया के साथ एक इक्वल हो। फिर हमें पता चले कि हमारी जो यहाँ पे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, बड़े शहरों में यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ पे फ़ॉरेन से अंग्रेज़ आके पढ़ते हैं, अमेरिकन आके पढ़ते हैं, फार ईस्ट वाले आके पढ़ते हैं, ये मिडिल ईस्ट वाले आके पढ़ते हैं, फिर हमें पता चले। अब हम देखिए हमारी कितनी वो, जैसे हमारी पैसे के पीछे की हम होती है कि यार पाकिस्तान में तुम तो 25-30 हज़ार रुपया कमाओ, में अगर सऊदी अरब जाओगे तो लाख रुपए हो जाएगा, अगर अमरीका जाओगे 2 लाख हो गए। ये हमारी कमाने में जो हमारी एक सोच है। इसी तरह तालीम भी हमारी, यार ये तो यूके से पढ़ के आया हुआ है, उसको हम ऊपर रखते हैं, ये यूएसए से पढ़ के आया हुआ है और ऊपर रखते हैं। तो ये चीज़ें एक लेवल पे आए कि कल को कहें कि यार ये तो पाकिस्तान से पढ़ के आया हुआ, अमेरिका वाले कहें, तो ये एक सोच तो रखनी चाहिए कि ये आप ये कहें कि ये हो ही नहीं सकता, ये गलत सोच है। पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और वाक़ईतन ऐसा होना चाहिए। और वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान का जो स्टूडेंट था वो कम्पीट करता था, जब जाते थे किसी भी फोरम के ऊपर तो बड़े प्राउडली बताता था, और बाहर से भी ओवरसीज स्टूडेंट इधर आया करते थे। वो कल्चर एक रहा है हमारा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट करता गया। अथॉरिटी होनी किसके पास चाहिए? अब सवाल ये पैदा होता है, आपके यहाँ तो आज तक कोई चीज़ क्लियर है ही नहीं। किसी भी आप सेक्टर में चले जाएं, वीसी कहता है जी ऊपर बैठे भी हैं, उसके भी ऊपर कोई है जिसके पास कमांड है। फिर हायरिंग फायरिंग कहाँ से होनी चाहिए, फिर ये स्क्रूटनी कैसे होनी चाहिए, फिर ये डिटर्मिन कौन करेगा कि टीचर्स को किस जगह पर होना चाहिए। बहुत सारे तो ऐसे भी टीचर्स देखे गए जिनका सब्जेक्ट में उनकी कमांड नहीं है, बट उनको असाइन कर दिया गया है तो वो पढ़ा रहे हैं। और फिर जैसे आपने कहा, आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कल्चर यही है कि कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो चीज़ों को कैसे स्ट्रीमलाइन करें, कैसे इसको एक ऑर्डर में ले आए? इसको पिछले कोई मुल्क जब से बना है, ये इशू 70 साल पुराने जी, कि इसमें रेलिवेंसी और इररेलेवेंसी के इश्यूज चलते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रीमलाइन वो इस तरीके से हो सकते हैं कि हर आदमी को अपना मुआवजा करना चाहिए। ठीक है, देखें, एक वाइस चांसलर खाली पूरी यूनिवर्सिटी की हर कमरे को जाके नहीं देख सकता। देखें, एक निज़ाम, एक मैकेनिज़्म हर यूनिवर्सिटी का बना हुआ है। वाइस चांसलर होगा, उसके नीचे प्रो वाइस चांसलर होगा, उसके नीचे हर फैकल्टी का डीन होगा, उस फैकल्टी के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसके एचओडीज़ या चेयरपर्सन होंगे, उसके बाद उसके क्लस्टर्स हैं, उसके क्लस्टर हेड्स हैं। बात यह है कि ये सारे काम नहीं करते। एक वाइस चांसलर बेचारा क्या कर लेगा? देखिए, वाइस चांसलर एक, मेरे हिसाब से एक, जाहिर सी बात है, सबसे तजुर्बाकार आदमी को बनाया जाता है जी। और उसके अंदर कोई उसकी पेपर्स की भी रिक्वायरमेंट है, उसकी बहुत सारी एलिजिबिलिटी है जो HEC बेहतर समझता है, उसके हिसाब से उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। लेकिन उसका काम ज़्यादातर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है। वो हर क्लास में जाके बच्चे को या उसके टीचर को एवेल्यूएट नहीं कर सकता। लेकिन उसके बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं उन्हें तो ये काम करना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है ना, हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, लोग उसको मायूब समझते हैं जी। अगर मेरी क्लास में कोई आके बैठता है, मैं कहता हूँ आ जाओ, 4 दफ़ा बैठो, 2 चीज़ सीख के ही जाओगे। बिल्कुल सही है। लेकिन लोग उससे घबराते हैं। वो क्यों घबराते हैं? कि उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता। मैं लोगों को सिर्फ ये गाइड करता हूँ कि अगर आपके अंदर तालीम और तालीम देने का पोटेंशियल नहीं है तो खुदा के लिए लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो। बहुत अच्छी बात है। ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं जिससे दूसरे को नुकसान हो। क्योंकि देखें, आज पढ़ाना पिछले दौर में बहुत आसान था जी, आज के दौर में बहुत मुश्किल है। अगर आप जेन्युइन है, बिल्कुल सही, पिछले दौर में टीचर ने जो कहा वो सही है, बिल्कुल ऐसा, उस पर बच्चे लब्बैक बोलते थे, ऐसा ही। आज आपके पास ये फ़ोन है, क्रॉस चेक कर लें, विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन चेक के ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली, और हर एविडेंस, हर एग्जाम्पल उसकी मिल जाएगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा HEC को अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसमें HEC को अपना रोल प्ले क्या करना चाहिए
जैसे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अब जैसे टॉप पोजीशन पे हायरिंग है तो उसकी एक स्क्रूटनी HSC भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसका इख्तियार खाली मतलब आप 2-4 लोगों पे ना छोड़ें, उसको आप एक कमेटी बना के, वैसे होती है उसकी सिलेक्शन कमेटी, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा HEC भी अपनी नॉमिनेशन दे दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। टीचिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करें, ना कि उसकी खास तौर पे चलें VC डीन, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन आ गई, रजिस्ट्रार, लेकिन जब आप टीचर्स हो ना तो उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जाए। क्या वो टीचर जस्टिफाई करता है वर्ड टीचर, क्या उसके अंदर टीचिंग एबिलिटी है, क्या वो आज करंट इश्यूज करंट सिनेरियोज से अपडेटेड है। आज हमारे यहाँ मतलब है कुछ टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो किताबें अनवर साहब और जो लेक्चर उनके वो 20 साल पहले देते थे वो आज भी वही दे रहे हैं, वो घिसे पिटे, उसमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही तो उससे बच्चा क्या सीखेगा। मैंने PhD 2012 में किया, 2006 की इनरोलमेंट थी, उस वक्त HR की प्रैक्टिसेस एकदम नई नई थी और ना के बराबर थी। आज मेरा अपना थीसिस उसकी फंडामेंटल अप्रोच तो सही है, लेकिन उसमें जो टूल्स यूज किए थे HR के वो आज ऑब्सोलेटेड है। अब मैं उसको पढ़ के क्या करूंगा। आज हमारे पास नई चीजें आ गई हैं, मॉडिफिकेशन आ गई है, आज हमारे पास माइंड लर्निंग आ गई, माइंड गेम्स आ गए, मैनेजमेंट गेम्स आ गए, आप खाली उन चीजों पे नहीं जा सकते। वो तो प्रैक्टिकल अप्रोच डोमिनेट कर रही है, तो उसके पास जो आप कंक्लूजन निकलती है वो जाकर आप पुट करते हैं। आज देखें, अच्छा बच्चों में भी कैटेगरी है, स्टूडेंट्स की भी एक कैटेगरी है। हमारे यहाँ जो स्पेशली मैंने कराची में, क्योंकि हमारा ताल्लुक ज़्यादा कराची से रहता है, बाहर के स्टूडेंट्स में मैंने देखा कि पंजाब में पढ़ने का लोगों को थोड़ा सा क्रेज है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, और वो बहुत अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी। लेकिन हमारे यहाँ सिंध में स्पेशली इंटीरियर की हम बात करें या कराची की बात करें, दोनों ही स्पेशल है मेरे केस में। दोनों के हालात ये हैं, जो हर क्लास में हम पढ़ाते हैं, अगर 40 बच्चे हैं तो उसमें जो बच्चे वाकई पढ़ के डिग्री लेना चाहते हैं वो 5-6 से ज़्यादा नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही। बाकी सारे बच्चे उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पे दुनिया चल रही है, हमारी मतलब पाकिस्तानी दुनिया जो चल रही है, बाहर तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ऐसी तालीम का क्या फायदा। अच्छा, दूसरी चीज मुझे कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हम अमेरिका लंदन से जो डिग्री लेकर, पता नहीं यार मैं उनसे इम्प्रेस नहीं होता, मुझे उनसे कोई ऐसा इम्प्रेस नहीं आता, क्योंकि वजह यह है कि वो अपनी बाहर की डिग्री लेके आए, उनके अंदर एक कॉलर थोड़ा सा यूं हो जाता है, लेकिन जब उनको इवैल्यूएट करो तो अंदर कुछ नहीं निकलता। उसकी वजह क्या है, मेरा भी जाती जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ऐसा मिलता है। उनकी लर्निंग एनवायरनमेंट दूसरा है, वो गोरों के माइंडसेट से पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। हमें तो हर दूसरा आदमी हिटलर मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम सादी चीजें विदाउट नेगोशिएशन स्किल्स के पढ़ाएंगे तो हम नाकामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ऐसे देखा है कुछ सिस्टम के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स को रखा गया। अब हर एनवायरनमेंट अलग होता है, बाहर का एक कल्चर अलग है, सोसाइटी के नॉर्म्स अलग हैं, सब कुछ अलग है। उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को जब फंक्शनल बनाने की कोशिश की, सिस्टम को एंगेज करने की कोशिश की, तो वो फेलियर की तरफ चले गया। उसकी वजह ये कि अप्रोच जो लेकर आए थे वो बाहर की थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैच ही नहीं कर रही थी सोसाइटी के साथ। तो वो जब ज़ाहिर है प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो भी सोचने पे मजबूर हुए कि हम क्या सीख कर आए। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो यहाँ रहते हुए सीखते हो और यहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंगली सीखते हो, तो आपको पता होता है कि इसको मैंने जाके अप्लाई कैसे करना है। वो यहाँ पे एप्लीकेबल अभी तक शायद चीज़ें हैं नहीं, और वाइस वर्सा यहाँ से अगर जाओगे तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये एक डिफरेंस नज़र आया। लेकिन जैसे अभी अनवर भाई ने कहा था कि आप उसको प्रायोरिटी देते हैं अपने स्टूडेंट के ऊपर, आप उसको एज मिलती है कि यार स्टडीड फ्रॉम UK US, तो उसको एक अलग उसमें वो रखते हैं। मैं आपको छोटा सा बताऊं, एक चीज़ हर यूनिवर्सिटी में होती है, जॉब फेयर। मैं खुद इसके बड़ा खिलाफ हूँ। आप बताएं क्यों जी। उसकी वजह ये है, जॉब फेयर में कंपनीज आई, अच्छा 40 बच्चों में उन्होंने 2 को किया, 38 को आपने रिजेक्शन दे दिया, वैसे डिमोटिवेट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप समझ लिया, तो आप सबका टेस्ट आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक फिलॉसफी है कि जो बाहर से पढ़ के आ गया है ना, उसको हम एकदम यहाँ पे रखते हैं। ऐसा ही। अच्छा, उससे क्या होता है, बाकी जो लोग हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी मैं एक बड़ा रिनाउंड इदारा है, उसका नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान का बड़ा इदारा है, तो मैं नेशनल बैंक में था, तो वहाँ के लोगों को हाथों हाथ लेते थे। आज उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, मैं आपको सच बताऊं। तो वहाँ पे एक बंदा आया, तो उसका, मैं रिसर्च हेड था नेशनल बैंक में उस वक्त, तो उसका इंटरव्यू मेरे पास था, तो मैंने इंटरव्यू उसको कर रहा था एक पोजीशन के लिए। तो पहले तो बड़े अपने हमारे यहाँ जो है ना कि जब हम जाएंगे तो हमने उर्दू को बोलना तो हम अपनी बेइज्जती समझते हैं ना कि हम एकदम मतलब सबसे बुरी जबान शायद हमारी है। तो वो अपने वो टेढ़े एक्सेंट में शुरू हुआ, मैं उसको देखता रहा। खैर मैंने कहा यार चलो, मैंने कहा इसको मैं इससे बात अंग्रेजी में करनी नहीं है, इससे बात ही उर्दू में करनी है। बिल्कुल ठीक है। उसको मैं उसकी औकात में ले आया। बिल्कुल ठीक है। बाद में पता लगा कि वो एक मिडिल क्लास से था,
कॉपी कैट था, जी। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार डिग्री तो तुम्हारे पास है, इस डिग्री पे लिखा हुआ है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ होती क्या है? चीज़ होती है, और वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर। नहीं कर पा रहा। तो आप देखें दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। मेरे अपने इतने लोग बाहर गए हुए, लेकिन आप यकीन करें कोई भी खुश नहीं है। वो आपको वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में बड़ा डिफरेंस है। ऐसा ही है, वहाँ लोग लॉयल हैं, कुछ भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ तो अभी आप पीछे पलटेंगे वो आपको कहेगा वो फटे मुंह। ये हमारा ऐसे ही सिनेरियो, ये तो फैक्ट है। अनवर भाई बताइए, अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी जैसे हमारे कल्चर की बात हो रही है ना, थोड़ा स्टडी से निकल कर आता है कि हम कर क्या रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें घर से सीखने को मिली कि बाहर जाते हैं तो आपने किस तरह अपना बर्ताव रखना है, दूसरों के साथ किस तरह पेश आना है, जगह जगह हमें बताया भी गया। और खुशकिस्मती से मुसलमान घराने में पैदा हुआ है तो तालीमात में हमारी जो बेसिक हमारे फेथ हैं उसमें भी ये चीज़ें शामिल हैं, उसको अपना भी लिया लेकिन इख्तियार नहीं किया। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये ज़रा बताइए। और फिर जो मैं आजकल माशरे में देख रहा हूँ बढ़ते हुआ एक कैफियत की, एक खातून घर से निकलती है, अब उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो गाड़ी लेके निकली, वो मारती चली गई जो उसके रास्ते में आया और जाके वो कर दी। और कोई पहला वाक़या तो है नहीं, कितने ऐसे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। फिर सिस्टम के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है, फिर सिस्टम क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। माजी में जितने इस तरह के वाक़यात हुए, किसी को कोई सज़ा, कोई कुछ नहीं है। एक अजीब सा परसेप्शन डेवलप हो गया। अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो देखते हैं आपका जो जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्या कर रहा है। क्या आपने कोई एग्जाम्पल ऐसी सेट की है कि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात ना हो? तो ये है क्या डिसऑर्डर? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बात हो ना। असल में जो किसी भी ने बच्चे की तरबियत, उसके बेसिकली 3 पिलर होते हैं या 3 उसके वेज हैं तरबियत के। एक तो है जो माँ बाप, उसमें स्पेशल माँ, क्योंकि ज़्यादातर वक्त माँ बाप के पास होता है। अब माँ बाप की तरबियत कैसी थी और वो तरबियत फिर बच्चों में मुंतकिल होती है। फिर दूसरा, बच्चा अपनी तरबियत को थोड़ा सा तब्दील करता है, उस अपनी आदत को जो जिस माहौल में वो होता है, गली महल्ले में जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जहाँ तक उसकी वो रीच होती है। और उसके बाद अभी आजकल ये जो हमें अप्रोच है इसकी मोबाइल से दुनिया के साथ, सोशल मीडिया, वो भी अब शामिल हो गया उसी में, उसी हल्के में, यार दोस्तों वाले, अहबाब वाले। और तीसरी होती है ये स्कूल के अंदर जो उस्ताज़ा को तरबियत देनी चाहिए, और ये हर जगह पे नहीं होता। और जहाँ पे ये अब जैसा कि महल्ले में किसी ने जो अगर बात बच्चे को कही या नौजवान को कही कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसकी सुनेगा या नहीं सुनेगा वो ज़रूरी नहीं है। और माँ बाप की भी वो कई बातें सुनेगा तो कई बातें नहीं सुनेगा। मगर अगर उसको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो चीज़ बताई जाएगी ना, उस पर वो ज़्यादा बिलीव करेगा, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ से जो हमने पढ़ना है, यहाँ से हमने जो सीखना है, ये ज़्यादा पत्थर पे लकीर है। टीचर अगर वो उसको कह देती है कि ये कलर येलो है ना, नीले को भी, तो वो उसको कहेगा येलो है, और आप उसे कह रहे हैं नीला है ना, कहेगा टीचर ने कहा है। तो एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसलिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, कच्ची क्लास से वहाँ पे इस तरबियत के लिए हमारे पास करिकुलम के अंदर वक्त नहीं है। जी। करिकुलम के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम वक्त है वो है कायदे आज़म के 14 नकात का। बहुत खूब। अब उस कायदे आज़म के 14 नकात की इम्प्लीमेंटेशन जो है किस वक्त होनी है, उस 10वीं क्लास के बच्चे पे, 10वीं क्लास छोड़ दें, आप यूनिवर्सिटी से बच्चे को बैठा दें, कोई एक आध कोई जीनियस होगा उस 14 नकात के बारे में आपको तफसील से बता सकेगा। मैं तो कहता हूँ कि 99.99% यूनिवर्सिटी से पास आउट MBA PhD लोग भी, शायद PhD ज़्यादा हो गए, MBA तक के लोग ये नहीं बता सकेंगे वो है क्या 100% नहीं बता सकेंगे। ठीक है ना। तो उनसे सिर्फ एक ही उसके कि सिंध को बम्बई से लाद कर देने का मतलब क्या है, उनको ये भी नहीं समझ आई। तो अब उसको आपने इतना ज़्यादा वक्त दिया हुआ है, जबकि आप वक्त देना है
पाकिस्तान के लिहाज से ज़्यादा वक्त देना है तरबियत पे, और तरबियत पॉजिटिव तरबियत की आपने देखना है कि आपने हत्ता के उठने बैठने का तरीका, और उसको क्योंकि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान को कहा जाता है कि इस्लाम का किला है, तो इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है, उनकी जो शरीयत और उनके जो क्या कहते हैं हमारे मुबारक काम है, उनको बताया जाए। और वो आज की साइंस प्रूव कर रही है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो साइंस कह रही है। बहुत अच्छी बात। मैं उस दिन एक चीज देख रहा था कि नहाने का तरीका पहले यहाँ पानी डालो, साइंस कह रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, मगर साइंस कह रही है कि जी सर पे नहीं डालना, वो हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो यहाँ से शुरू करें। अब देखें इसके अलावा यानी कि हर चीज़ जो भी है आपको बताइए, तो आप शरीयत को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं उनको आप रोज़ की रूटीन के साथ शामिल करके बच्चों को ये करिकुलम में डाला जाए। जब करिकुलम में ये चीज़ डालेंगे तो कल को जब कोई भी खातून या मर्द घर से गाड़ी लेके निकलेगा ना, उसके कम से कम ध्यान में होगा। यहाँ पे अब मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है खुदा ना खास्ता ब्रेक का कोई मसला हुआ, किस किस्म का मसला हुआ, कुछ हुआ होगा, मगर जनरली हमने देखा है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो साथ वाला पढ़ा लिखा आदमी भी, वो जब बुजुर्ग हो, जो भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, तो हमारे अंदर वो सब्र भी नहीं है ना किसी दूसरे के लिए, और उसके और चीज़ें आपस में इतनी इंटरलिंक्ड हुई हुई हैं। जब सब्र की बात करते हैं तो अगले बंदे से वो कहता है यार आगे वाले को देखो ना, आगे वाला कहता है जी खड्डे को देखो ना, खड्डे वाला जो उसको भरने वाले को कहते हैं कि जी वो सीमेंट महंगा हो गया है, और सीमेंट वाले से बात करो बजरी पे, यानी कि चलते 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 फिर आखिर में जाके वो बेचारे वज़ीर आज़म की ऐसी की तैसी हो जाती है कि वही खराब है। जी डॉक्टर साहब, अब ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, मैं फिर ये सोच रहा था कि अब बहुत सारी चीज़ों का जब हम जायज़ा लेते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लाइक स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, अभी ये जब अरशद नदीम का सारा सिलसिला हुआ, गोल्ड मेडल जीता, बड़ा प्राउड मोमेंट था सबके लिए, तो मैं देख रहा था फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी की सतह पर क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एथलीट जो वहाँ कम्पीट कर रहे थे उसमें बड़ी तादाद ऐसी थी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जिनको यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप दी, उनको फैसिलिटेट किया और वो ओलंपिक के अंदर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे यहाँ तो हम स्पोर्ट्स की बात कर लें, कहाँ खड़े हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी तक जो क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसको ही अभी तक किसी ऑर्डर में नहीं लेकर आए। प्रॉब्लम्स ही नहीं ख़त्म हो रहा है, सेमेस्टर कब कंप्लीट हो रहा है कि स्टूडेंट के ऊपर इससे ज़्यादा और कोई बर्डन है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे पास इसका भी कोई प्लान है, कोई किसी लेवल पर डिस्कशन होती? बिल्कुल, अभी एक नई चीज़ डेवलप हुई है जो ये कराची यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो एक डिपार्टमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री प्रोग्राम इशू किया। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे हम अपने बच्चों को बहुत इनकरेज कर सकते हैं और उनको उसमें जाना भी चाहिए। अच्छा, और उससे ये है कि वो डिपार्टमेंट खुद भी अपने स्टूडेंट्स को बाहर रिप्रेजेंट करा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और जो उनमें से जो बच्चे पास होके निकलेंगे वो कम से कम स्पोर्ट्स कोचेस बन सकते हैं। उसकी मैनेजमेंट, क्वालिफाइड मैनेजमेंट कोचेस फॉर स्पोर्ट्स डिवीजन वो बन सकते हैं। अच्छा, इसमें ना हमारे कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी अपने एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जो बच्चों को देखें, खाली कमाना, मैं खाली पैसा कमाऊं बैंक में डाल दूं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं आया, मेरे लिए बेशर्मी का इससे बड़ा मुकाम कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन कॉर्पोरेट कमा रही है तो एक आपका CSR फंड है, देखिए हम अपना रोल प्ले नहीं करते। बिल्कुल सही। सबको अपना रोल एक 2.5 से 5% सोशल से उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चीज़ें आती हैं, वो उसमें वो कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा बन सकता है। जाएँ कराची यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करें, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को आप ऊपर करें। देखें, जो हमारी क्रिकेट का है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक कमेंटलेस बात है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अभी अनवर साहब की बात से एक बात मुझे याद आई बड़ी अच्छी, जो उन्होंने की ना कि हमारे पास सर्टिफाइड लोग नहीं हैं, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। इस चीज़ में आपके फोरम से एक सजेशन मैं देना चाहूँगा HEC को भी और तमाम जो हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखें, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में रोल और सबसे बड़ा आदमी मैं टीचर ही को ही समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वहाँ सबसे काम का आदमी वही है जो पढ़ा रहा है, जिससे बच्चा कुछ सीख रहा है। बाकी जो भी पोजीशन हो मेरे लिए वो मीनिंगलेस है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसमें खाली डिग्री किसी को ले लेना या डिग्री में गोल्ड मेडल ले लेना, एक PhD अगर गोल्ड मेडल लेके भी निकलता है ना, तो
ये हतमी नहीं है कि ही वुड बिकम अ गुड टीचर। बिल्कुल ठीक है। रिसर्च स्किल्स अलग है, टीचिंग स्किल्स अलग है, लाजमी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर बन जाए। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि जैसे एक आपने देखा होगा मॉन्टेसरी डिप्लोमा होता था जी, मॉन्टेसरी डिप्लोमा, उसके बगैर वो मॉन्टेसरी बच्चों को नहीं। तो ऐसे ही कोई एक सर्टिफाइड टीचिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो हर यूनिवर्सिटी में HEC को कराना चाहिए कि जब तक वो उससे सर्टिफाइड ना हो, और उसके कोई जैसे हमारे डॉक्टर्स होंगे ना, इतने आवर करने के बाद वो फिर सर्जरी करेगा। पायलट होता है कि इतने आवर जहाज ट्रायल पे उड़ाएगा तब वो पैसेंजर प्लेन पे जा सकेगा। तो इसी तरीके से टीचिंग में भी उन टीचर्स को इनिशियली कोई 6 महीने पहले ट्रेनिंग दें, उनसे इतना पढ़वाएं कि वो अपने से ऊपर लेवल वाले टीचर को सेटिस्फाई कर दें, उसको वो सर्टिफिकेट दें, फिर वो टीचिंग में कूदें। बहुत अच्छी सजेशन। ये एक मैकेनिज्म में एक थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। अब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैं भी HEC को एक लेटर पे लिखूंगा कि इस मैकेनिज्म को आप लाएं। बहुत इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब सारी चीज़ों के लिए हम इतना ज़्यादा, आप समझ लें कि हमने अपने अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है और होने चाहिए। जैसे आपने पायलट की मिसाल दी, सबसे ज़्यादा तो वही है, उसका एक टाइमिंग है, उसने आवर्स पूरे करने हैं, उसके बाद वो केपेबल होता है कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो टीचिंग के लिए क्यों नहीं है, आपने क्यों इतना आपने इसको वो बनाया आज़ाद रखा हुआ है कि हमारे पास, जब आपको याद है डॉक्टर साहब, एक ज़माने में जब हम बेरोज़गार थे तो ये कहा जाता था कोई काम नहीं है तो टीचिंग ही कर। अनवर भाई, ये हाल है हमारे स्कूल टीचर्स की। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट फिलॉसफी है कि कुछ नहीं है तो टीचिंग कर लो। जी, ऐसे ही है ना कि अभी पायलट के अगर उस हिसाब से घंटे पूरे नहीं है तो पीछे 200 मुसाफिरों का क्या होगा? ये सोचें। वो जो है ना 200 मुसाफिर, अगर खुदा न खास्ता वो जहाज घिर गया, 200 मुसाफिर चले गए तो बात ख़त्म। जी, ख़त्म हो जाएगी। मगर यहाँ पे अगर एक क्लास टीचर वो कैपेबल नहीं है और 30 बच्चे जो हैं ना वो बैड गाइज बनते हैं, तो सारी उम्र के लिए अभी सालों के साल उनकी ज़िंदगी बड़ी है, उनके फिर बच्चे होने हैं। तो वो यानी कि एक जैसे कहते हैं कि पूरी नेशन या पूरी जो नस्ल है ना वो तबाह हो सकती है बैड टीचर से। तो टीचर अच्छा होता है, मगर ये टीचिंग भी एक गुर है, और ऐसा गुरु है जिसके लिए गुरु चाहिए सीखने के लिए। क्या अच्छी बात। और गुरु के लिए ऐसे यानी कि फोरम चाहिए जहाँ से उनको चीज़ें सिखाई जाएं, लेटेस्ट चीज़ें सिखाई जाएं और दुनिया के साथ मैच करके, और फिर उन सारी चीज़ों को अपने जो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना। तो दोनों चीज़ें यानी कि एक तो लेटेस्ट चीज़ों को, इक्विपमेंट को, हर चीज़ को लाने का, और साथ साथ टीचर्स की। और एक और चीज़ होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है और हर जगह हो सकती है और रोज़ और हर घंटे में हो सकती है, उसे कहते हैं OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है ना, अब इसके अंदर मैक्सिमम जो हिस्सा है वो सीनियर टीचर्स का है। जी। और जूनियर्स को आगे लाने के लिए, जूनियर को बताने के लिए। अभी अगर तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं जिसमें एक आपके पास टीचर है जिसकी क्लास नहीं है, दूसरी क्लास में जाके बैठ के फिर बाद में जो अपने टी ब्रेक का टाइम होता है उसमें, सर आपने ये जो चीज़, जूनियर है उसको कहे कि आपने ये जो पढ़ाया ना 2+2 ये आपने 4.25 पढ़ाया है, इसको 4 करना है, अगली दफ़ा फिर हाँ यार ये तो गलती तो हर इंसान से होती है, टीचर से भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। तो उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनको बताने के लिए कि आप इसको मज़ीद चीज़ों को बेहतर करें, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है ना ये बड़ी सस्ती सी और आसान सी, और हर अगर मुझे जो भी तमाम पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं वो सुन रहे हैं तो इसके ऊपर फ़ौरन यानी कि आज ही से, क्योंकि कल परसों फिर छुट्टी है, आज ही से इस पे अमल करना शुरू कर दें। छुट्टी पे मुझे ऐसे होता है ना, ऐसी तकलीफ होती है ना, मेरे दिल को चोट लगती है छुट्टी पे। सर हमें तो मजा आता है, वही आप टीचर है ना, टीचर्स का मजा आता है। हमारी तो कोई छुट्टी नहीं है। हाँ ये बात है, छुट्टी क्या होती है, सरमद भाई भी सही कह रहे हैं कि बच्चों से इसका पूछे कि छुट्टी क्या होती है, क्या नेमत है। बहरहाल जी, चलें इस मौजू पे इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अनवर भाई बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह फिर पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, अब क्या कुछ करने की ज़रूरत है,
इसके ऊपर बात करेंगे, हर सतह के ऊपर हमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे अभी डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी, अनवर भाई से भी, ये बहुत छोटी छोटी चेंजिंग है और बिल्कुल ये हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एहसास ज़िम्मेदारी करना होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला भी ये है कि जो जिस जगह बैठा हुआ है शायद अभी तक उसको उसका इदराक नहीं हुआ कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है और वो क्या कुछ कर सकता है, उसका क्या पोटेंशियल है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और आगे जो कुछ है इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।